तो चलिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग मूल अधिकार स्टार्ट किए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब आर्टिकल 31 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आर्टिकल 32 से देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 32 जो है, इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल 32 है क्या? आर्टिकल 32 में ये लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद यानी उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकता है और उच्चतम न्यायालय से उसे उपचार उपलब्ध हो जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? जब उच्चतम न्यायालय के पास कोई व्यक्ति ऐसा पहुंचेगा जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब एक एक करके समझेंगे हम लोग ये 5 प्रकार की रिटें क्या है। देखिए, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी ने उसको बंधक बना के रखा है, चाहे वो कोई संस्कारी बोल रहा हूँ, सरकारी संस्था हो या निजी संस्था हो। सरकारी संस्था का मतलब होता है जैसे पुलिस। मान लीजिए पुलिस बिना FIR के किसी व्यक्ति को बंधक बना के रखी हुई है। अब वो कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, थाने में ही हवालात में ही हवा और लात खा रहा है, तो अब क्या किया जाएगा? इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, सीधे आप अपील कर सकते हैं और फिर पुलिस को न्यायालय के समक्ष उस बंदी को प्रस्तुत करना ही होगा। ठीक है, आगे क्या खास बात है? निजी व सरकारी दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिबंध या अपवाद कह सकते हैं, कोई व्यक्ति जो संसद या न्यायालय की अवमानना किया हो जिसके कारण उसको बंधक बनाने का दंड दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में ये रिट जारी नहीं की जा सकती। या फिर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो वैसे भी नहीं कर सकती। किसी ने कुछ अपराध किया है, उसके FIR हुए है और पुलिस ने उसको बंधक बनाया है, तो फिर ये रिट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब अगला है परमादेश, मैंडमस बोलते हैं इंग्लिश में। परमादेश का मतलब होता है, मतलब यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अच्छा, ये शाब्दिक अर्थ भी याद रखिएगा, किसी स्टेट के PCS में ये अति लघुत्तरी में पूछा था किसी एक का कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है परमादेश, हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देंगे? यहाँ पे दिया जाएगा आदेश अधीनस्थ न्यायालयों व लोक अधिकारियों को। क्यों दिया जाएगा? जब ऐसा लगेगा या ऐसी कोई अपील की जाएगी उच्चतम न्यायालय के पास कि फला अधिकारी है, सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि आप ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी कारण पूछेगा, जांच करेगा और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आदेश देगा। यही होता है परमादेश। अब इस पे भी कुछ अपवाद होंगे कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं आदेश दे सकता कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा निजी व गैर संवैधानिक निकायों को भी न्यायालय ये आदेश नहीं देगा। तो मुख्य रूप से किसको दे रहा है? ये सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध है, याद रखिएगा। अब ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो भी सरकारी ही होते हैं ना, न्यायालय तो भी सार्वजनिक ही हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ये जारी किया जाएगा। अब अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। किसको रोक रहा है? अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों। अधिकरण होते हैं अर्ध न्यायिक निकाय, ये अलग से पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। बस अर्ध न्यायिक में समझ लीजिए कि इनके पास, ऐसे निकायों के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ यानी दंड देने की शक्तियाँ भी होती हैं, कुछ। अब ऐसा नहीं कि मृत्युदंड ही दे देगा, मृत्युदंड दे देगा तो न्यायालय ही हो गया। अर्ध न्यायिक छोटी मोटी सजाएं ये दे सकते हैं। इस तरह के जो अधिकरण है, निकाय हैं, उनको अधिकरण यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो रिट है ये केवल अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। और किन मामलों में या किस कारण से? लंबित मामलों और कार्यवाही से पूर्व, जब वो कार्यवाही करने वाले होंगे उससे पहले ही ये आदेश दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? जब न्यायालय को ये लगेगा कि ये जो निकाय हैं यानी कि अधीनस्थ न्यायालय या कोई अधिकरण है,
अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन करके कोई निर्णय करने वाला है, मतलब जितने उसके पास अधिकार है उससे ज़्यादा का ये डिसीजन या कोई निर्णय देने वाला है, तब न्यायालय उसको रोक देगा। ठीक है। और प्रतिबंध किस पे है? देखिए, अधिकरण अर्धन्यायिक निकायों पे तो दे सकता है, लेकिन कोई प्रशासनिक प्राधिकरण है उसको ये नहीं दे सकता। विधायी को तो नहीं दे सकता, विधायी तो नियम बना रहा है भैया, नियम बनाने से पहले ही आप बता दोगे कि ये नियम मत बनाओ, ये गलत हो सकता है, तो बन जाए उसके बाद देखा जाएगा। और निजी निकाय, निजी निकायों के विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जा सकता। अब आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, प्रमाणित होना या सूचना देना। इसका क्या है? न्यायिक, अर्धन्यायिक व प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध ये जारी किया जा सकता है। ये कब दिया जाएगा? इसका मुख्य जो उद्देश्य है ये न्यायिक त्रुटियों को सुधारता है। यानी जब निर्णय हो गया हो, इन संस्थाओं के द्वारा कोई निर्णय हो गया हो और गलत हो गया है, तब फिर न्यायालय ये आदेश देगा कि भैया आपने ये निर्णय गलत दिया है, इसलिए अब वो मामले जो हैं जो इनके द्वारा गलत दिए गए हैं उनको ये अपने पास बुला लेगा। अपने पास बुला लेगा कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई अगर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय है तो अपने पास नहीं बुलाएगा, बोलेगा उच्च न्यायालय के पास कि तुम अपने पास बुलाओ, तुमसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इधर भेजो। ठीक है, यानी समझ गए, न्यायिक त्रुटियों को सुधारने होती, निर्णय होने के बाद का है ये, और ये है निर्णय होने से पहले ही। ठीक। प्रतिबंध निजी व विधायी निकाय। ठीक है, सेम ही है ये दोनों, बस ये है कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध भी ये जारी किया जा सकता है। अब अंतिम जो रिट है उसका नाम है अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। यानी यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपको क्या अधिकार है, या प्राधिकृत, या इसी को बोला जाता है किस वारंट से। ठीक है, ये किया जाएगा सार्वजनिक पद पर आसीन कोई व्यक्ति है उसके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। उससे क्या पूछा जाता है कि आपको अधिकार है, मतलब जिस पद पर आप आसीन हैं, जिस पद की शक्तियों का आप उपयोग कर रहे हैं, क्या आप उसके योग्य हैं या आप वैध रूप से उस पद पर आसीन हैं। तो ये सार्वजनिक पदों की वैधता की जांच करता है कि कोई अधिकारी जिस पद पर बैठा है, जिस पद के कार्य कर रहा है, उस पद पर बैठने के लिए उसके पास वैधता है या नहीं। उदाहरण से समझिएगा, जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक ईमानदार पुलिस वाला रहता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर भी वो चुप चुप के कार्य करता रहता है, अपनी शक्तियों का अलग या अवैध रूप से प्रयोग करता रहता है। ठीक है, तब ये जारी कर दी जाएगी। या मान लीजिए कोई अधिकारी है जो कि रिटायर हो गया है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी अपने पद को छोड़ ही नहीं रहा है, तब क्या किया जाएगा? भैया आप किस अधिकार से बैठे हो, तब ये रिट जारी की जाएगी। तो एक चीज़ ये हो गई पूरी आपकी पांचों रिट जो आर्टिकल 32 के तहत केवल उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय भी ये 5 रिट जारी कर सकता है, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक, तो अभी तो अपन बात कर रहे हैं आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर रहा है, इसीलिए उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। ठीक, तो मूल अधिकारों का प्रहरी उच्चतम न्यायालय है, कथन को स्पष्ट करिए। तो आप बता देंगे इस प्रकार से कि जब अगर मेंस में आता है तो कि जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, उच्चतम न्यायालय के पास सीधे जा सकता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा ताकि व्यक्ति के मूल अधिकारों का जो हनन हुआ है उसको रोका जाए और उसको उपचार उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, आर्टिकल 32 को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कहा है और संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है, प्रस्तावना को नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया आर्टिकल 32। एक खास बात और है इसमें आर्टिकल 32 में कि आर्टिकल 32 के तहत रिट तो जारी की जाती है और आर्टिकल 32 स्वयं जो है ये मूल अधिकारों के अंतर्गत ही है ना। मूल अधिकार जो कि 12 से लेकर 35 तक हैं, तो आर्टिकल 32 क्या होगा, ये स्वयं में भी मूल अधिकार है। तो अब क्या होगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है और आर्टिकल 32 के तहत वो उच्चतम न्यायालय से जाता है उपचार मांगने, न्याय मांगने, तो उच्चतम न्यायालय ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को इनकार नहीं कर सकता
क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 स्वयं में मौलिक अधिकार है जिसका हनन नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आर्टिकल 32। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आर्टिकल 32 के आगे। आर्टिकल 33 ये क्या बोल रहा है? पुलिस, सशस्त्र बल और गुप्तचर एजेंसियों के संबंध में संसद द्वारा मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, किसके किसके में? पुलिस, सशस्त्र बल और गुप्तचर एजेंसी। क्यों? क्योंकि इनकी ड्यूटी हो सकता है कि 24-24 घंटे लगा दिया जाए, ऐसी स्थिति आ गई हो, ऐसी आपात स्थिति या ऐसा कुछ दुर्घटना हो गई हो देश में, तब इनके मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कह सकता मैं, मतलब उनके मौलिक अधिकारों को सीमित, यानी पूरे मौलिक अधिकार उनको नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये अधिकार केवल किसको होगा? केवल संसद के पास ये अधिकार है। फिर चलिए आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? ऐसे क्षेत्रों जहां पे मार्शल लॉ लागू हो वहां पे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्रतिबंधित होंगे। ठीक है, मार्शल लॉ होता क्या है? देखिए मार्शल लॉ क्या है? जब सेना द्वारा कहीं के जो सामान्य प्रशासन है वो सेना द्वारा चलाया जाता है, तो सामान्य प्रशासन, सामान्य जो सरकारी विभागों द्वारा या जितने भी जो सामान्य नियम कायदे कानून होते हैं ये सारे प्रतिबंधित हो जाते हैं और सेना द्वारा उनका संचालन किया जाता है। लेकिन मार्शल लॉ जो है सामान्य परिस्थितियों में नहीं लगाया जाता। जब कोई आपात परिस्थिति हो या फिर आपातकाल लग गया हो, युद्ध हो गया हो, दंगा हो गया हो या ऐसी तनावपूर्ण स्थिति बन गई हो कि वहाँ पे हालात खराब हो सकते हैं, तब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में भी मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाएंगे। ठीक, और अंत में है आर्टिकल 35 जिसमें मौलिक अधिकारों संबंधित कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ये खत्म हो गए आपके मौलिक अधिकार पूरे 35, आर्टिकल 35 तक। अब देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी कि जो मौलिक अधिकार हैं ये भारत के नागरिकों को तो प्राप्त ही हैं, इसके अलावा जो गैर नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं और भारत में आए हैं घूमने के लिए या किसी अन्य कार्य से रह रहे हैं, तो उनको भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वही लिखा है मैंने, भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से? आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, 24 और आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखेंगे? ये लग रहा है ये तो अलग से आ गया यार, अब नागरिकों का पढ़ो फिर गैर नागरिकों का पढ़ो। तो जब इन आर्टिकल को आप पूरे के पूरे याद हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो आर्टिकल हैं और ये आर्टिकल जो अधिकार दे रहे हैं ये विश्व के प्रत्येक नागरिक या विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जैसे आर्टिकल 14 ये क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो ये तो सभी को मिलना चाहिए कि विधि के सामने सभी हो। ऐसा तो नहीं है कि चोरी के लिए आप भारतीय नागरिकों को बोलेंगे कि 6 महीने की सजा है और विदेशी नागरिक को बोलेंगे कि तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा कर दोगे आप तो विदेशी नागरिक काहे को आएंगे यहाँ पे? ठीक है, इसी प्रकार आर्टिकल 20 में क्या है? दोष सिद्ध पाए व्यक्ति को प्राप्त कुछ संरक्षण, तो ये भी जरूरी है। आर्टिकल 21 तो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर आप इससे वंचित कर दोगे विदेशी नागरिकों को तो आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, आपका जो पर्यटन है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये सारे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह की चीजें हैं। और ये 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक, अब नोट में मैंने क्या लिखा है कि केवल राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित होते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं ये केवल राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किए जाते हैं। और मौलिक अधिकारों का जो निलंबन की बात की गई है वो आर्टिकल 358, 358 और 359 में। आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 19 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते स्वतः निलंबित हो जाता है, इसको निलंबित करना नहीं पड़ता। लेकिन वो राष्ट्रीय आपात तब निलंबित होगा, ये राष्ट्रीय आपात नहीं, ये आर्टिकल 19 कि जब राष्ट्रीय आपातकाल का जो कारण है वो बाह्य आक्रमण या युद्ध हो। इस आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, ये पूरा हो गया। अब देख लेंगे हम लोग कि मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं।
देखते हैं जल्दी जल्दी। ये इसको मैंने ऐसा इसलिए बनाया है कि मान लीजिए पेपर में अगर आता है मेंस में, तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग का फॉर्मेट ये अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे अपन पढ़ते चलेंगे हर टॉपिक, तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट देखेंगे, किस आंसर का फॉर्मेट अपने को कैसे करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए मौलिक अधिकारों की आलोचना है, यहां से लेते हैं। मौलिक अधिकारों की आलोचनाओं में नंबर 1 ले लेते हैं, अत्यधिक प्रतिबंध है इसमें। ये अपन देखते हैं, जैसे ही आर्टिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग 15 से, धर्म, जाति, लिंग और फलाने ठिकाने इसके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर अगली ही पॉइंट में राज्य बोल देता है कि महिलाओं, स्त्रियों के लिए हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं। फिर बोलते हैं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, SC ST के लिए कर सकते हैं। कहीं बोलता है पिछड़े क्षेत्रों में निवास के आधार पर हम लोग विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो जितने तो अधिकार दिया है उतने ही इन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी आलोचना होती है। फिर मौलिक अधिकार जो है इनमें स्थायित्व का अभाव है। लगते तो बड़े अच्छे हैं मौलिक अधिकार और ऐसा लगता है कि इनको होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते वो मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे से संबंधित ना हो, तो अस्थायी स्वभाव है। फिर आपातकालीन निलंबन, जो मैंने वहां पढ़ा बताया था आपको कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार जो है इनको निलंबित किया जा सकता है। सिर्फ 2 मौलिक अधिकार रहेंगे जिनका निलंबन नहीं होगा, तो ये भी बड़ा गलत है, ये तो आलोचना है ही। और जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 75 में, तो हम देख चुके हैं कि मौलिक अधिकारों का किस प्रकार हनन किया गया। इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया बिना किसी कारण, तो ये भी एक आलोचना की जाती है बड़ी। फिर ये है महंगा उपचार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो जाने को तो जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पैसे कितने लगते हैं। वहां के वकील जो हैं वो एक एक हियरिंग के लिए, केवल खड़े होने के लिए लाखों रुपए लेते हैं। तो सामान्य आदमी के तो बस की बात ही नहीं है कि अब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। तो ये महंगा उपचार ये बोला जाता है। फिर निवारक निरोध कानून जो है, जब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 20 में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, तो उसमें देखते हैं एक अपवाद रहता है निवारक निरोध कानून। यानी इस कानून के अंतर्गत अगर किसी को बंदी बना लिया गया है, बंधक बनाया गया है, तो उसमें कोई उसको उपाय नहीं मिल सकता। तो ये जो कानून है ये भी मौलिक अधिकारों पे हनन है। ऐसे कैसे आप कर ले रहे हैं किसी को, केवल ये कि अपराध की आशंका, इस कानून का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हुआ है और होता आया है। पुलिस के पास समझिए यही एक कानून है जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति से अपनी दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी निकाल सकते हैं कि भैया अपराध की आशंका थी बोल के आगे उनको बंद कर दिया। ठीक। फिर है जटिल भाषा। तो ये तो जो आलोचना है ये पूरे संविधान की है। अब चूंकि मौलिक अधिकार भी संविधान में ही लिखा हुआ है तो ये अपन लगा ही सकते हैं, है ना, कि भाषा जो है बड़ी इसकी कठिन है। सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक हित, युक्ति युक्त निर्बंधन, ये सब सामान्य आदमी कहाँ समझ पाएगा, जबकि मौलिक अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो चाहेगा कि थोड़े जान लूं मैं मेरे क्या मौलिक अधिकार हैं, तो इनकी भाषा पढ़ के बोलेगा कि ना जानना ही ठीक है ना। इतनी जटिल है कि इसको वकीलों का स्वर्ग बोला गया है। समझ पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। आइवर जेनिंग्स ने भी इसकी जो आलोचना की सबसे ज्यादा इसीलिए की है कि भैया ये वकीलों का स्वर्ग है, इसको समझ पाना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। ठीक। तो ये हो गई आलोचनाएं। अब आलोचनाओं के बाद मान लीजिए क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह का बनता है कि या तो डायरेक्ट पूछ देगा आलोचना बताइए, या ये आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो मूल्यांकन में आपको ये सब लिखना पड़ेगा और फिर इसका लास्ट में समरी लिखना पड़ेगा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, इन सब के कारण बताने पड़ेंगे। जटिल भाषा इसलिए है क्योंकि भैया संविधान जो है देश का सबसे बड़ा कानून होता है, तो वो कानूनी भाषा के दावपेच कानून के जो विशेषज्ञ हैं यानी वकील साहब लोग वही तो बनाएंगे और उनकी भाषा कानूनी ही होगी। जटिल है इसलिए। अत्यधिक प्रतिबंध हर जगह जरूरी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी होने चाहिए, तो वैसे ही है कि अधिकार तो दे दिए लेकिन
लेकिन उन अधिकारों का दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए प्रतिबंध लगाना जरूरी है। स्थायित्व का अभाव तो बिल्कुल जरूरी है। उस समय जब 1950 में संविधान बना तब देश की स्थिति क्या थी, तब अधिकारों की सीमाएं, अधिकारों की व्यापकता कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, वो तब की बात थी। जैसे जैसे देश बदलेगा तो अधिकारों की व्यापकता और बढ़ती जाएगी, तो संशोधन तो होना ही चाहिए। इसी प्रकार ये आप लोग इसको कर देंगे जब आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात आएगी। और फिर अगर क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों का महत्व बताइए, देखिए तो मूल अधिकार अगर याद होंगे तो आप खुद ब खुद मूल अधिकारों का महत्व बता लेंगे। जैसे मानवीय गरिमा या मानवीय जीवन की गरिमा का सुनिश्चितीकरण हुआ है मूल अधिकारों से। आर्टिकल 21 में लोकतंत्र की स्थापना, व्यक्ति या नागरिक जितना अधिक स्वतंत्र होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। और यहाँ पे तो नागरिकों की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में रख दिया गया है, यहाँ स्वतंत्रता उनकी अधिक बढ़ा दी गई है ताकि राज्य उनकी स्वतंत्रता पे कोई हस्तक्षेप न कर सके। इसी प्रकार सामाजिक समानता व न्याय की स्थापना, सामाजिक समानता भी देख चुके हैं हम लोग, आर्टिकल 15 से लेके पूरा 17, 18 सब उसी में आ जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष छवि को बल बिल्कुल मिला है, प्रस्तावना में लिखा है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, संविधान में और भी कहीं कर सकते थे लेकिन मौलिक अधिकारों में ही रख दिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देश जो हमारा है धर्मनिरपेक्ष छवि इसकी काफी प्रबल हो गई, किसके द्वारा, मौलिक अधिकारों के द्वारा। विधि के शासन की स्थापना, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और लास्ट में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है देश में वही तो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक समुदाय उनके हितों का अतिक्रमण कर ले और उनकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा ये सारी समाप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, तो उनको भी अलग से दिया गया है आर्टिकल 29-30 में संरक्षण। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका मौलिक अधिकार का टॉपिक।